हेलो। अभी जो लेक्चर होगा वो होगा फर्मा के नियम का उपयोग करके संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रतिबंध को स्थापित करना। फर्मा के नियम का उपयोग करते हुए फर्मा के नियम का उपयोग करते हुए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रतिबंध को स्थापित करना। ठीक है। तो अभी हम लोग किस सिद्ध करना है। ठीक है। नहीं, स्थापित करना है हमको। जो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसका जो उसकी प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध क्या है, वो हम लोग वो प्रतिबंध हम लोग चाहे तो हम लोग अब लिख सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं। ठीक है। तो उसके जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध क्या है, वो प्रतिबंध ये है कि प्रकाश की किरण प्रकाश की ठीक है। जो प्रतिबंध है, हम प्रतिबंध लिख देते हैं। पहला प्रतिबंध है प्रकाश किरण सघन माध्यम सघन प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हो। ठीक है। और दूसरा जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध है कि जो आपतन कोण है, ठीक है, दूसरा प्रतिबंध क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है। तो फर्मा के नियम का उपयोग करते हुए हम संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो प्रतिबंध है उनको स्थापित करना है। और जो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो प्रतिबंध है, वो ये दो प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। ठीक है। दिस इज नेसेसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इस स्थिति में भी कब हमारा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। ठीक है। तभी हमारा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, या हल इसका निकालते हैं। ठीक है। क्या हल होगा, कैसे होगा। तो हमने क्या किया था, फर्मा के नियम के उपयोग से हमने एक परावर्तन के जो नियम अपवर्तन के नियम स्थापित किए थे। ठीक है। फर्मा के नियम की सहायता से, ठीक है, फर्मा के नियम की सहायता से स्थापित अपवर्तन के नियम से, ठीक है, ठीक है, क्या नियम था, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1। इसको हम लोग μ12 A12 कहीं पे भी लगा दो, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो। ठीक है, लेकिन लगेगा पहले। तो ये हमारा फर्मा के नियम की सहायता से अपवर्तन के लिए स्थापित किया गया नियम था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्नेल नियम। ठीक है। इस नियम को हमने स्थापित किया था। अब देखो यहाँ पे हमारा, अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें तो ये था कि
माना कोई माध्यम है, ये हमारा दो माध्यम है, माध्यम एक है, इसका अपूर्णांक है म्यू, और ये माध्यम दो है, माध्यम दो है, इसका अपूर्णांक है म्यू टू, ये म्यू वन है। ठीक है, तो हम लोग पूरी वही बातें हम लोग यहाँ पे होती है कि प्रकाश की किरण बिंदु ए से इस पे आती है, यहाँ पे बिंदु जैसे हमारा ओ बिंदु है, इस पे आपतित हो जाती है। ठीक है, चूँकि ये दो सतह है, माध्यम वन और माध्यम टू, इनको पृथक करती है। ठीक है, बाउंड्री है ये दोनों माध्यमों के बीच की बाउंड्री है, दोनों माध्यमों को पृथक करती है। इस बिंदु पे आपतित होने के कारण प्रकाश की किरण इस माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ कर दे पूरा, ये अभिलंब है हमारा, ये आपतन कोण आई है, ये अभिलंब से परावर्तन कोण आर है। ठीक है, तो देखो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे बी लिखा तो हम लोग यहाँ पे बी लिख देते हैं। ठीक है, आगे भी जाती है। तो ये हमारा आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। ठीक है, परावर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तित हो रही है माध्यम वन से माध्यम टू में। तो उस स्थिति में हमारा स्नेल नियम लगा कि साइन आर डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन, और ये क्या है, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसको हम लोग संक्षेप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग इस कंडीशन को ठीक से समझते हैं, कैसे समझेंगे, देखो जैसे हमारा म्यू टू साइन, जो साइन है हमारा, ठीक है, साइन है साइन आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारी -1 से +1 तक होती है। ठीक है, -1 से +1 तक होती है। और उसी प्रकार से जो हमारा साइन आर होगा उसकी वैल्यू -1 से +1 तक होगी। ठीक है, अब हमारे जो कि म्यू टू और म्यू वन है, इसकी वैल्यू जैसे हमारे पास किसी एक की वैल्यू होती है, दूसरे की वैल्यू हम लोग वेरिएबल करके देखते हैं, तो वो इस तरह से ही वेरिएबल हो सकती है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आए। ठीक है, अगर ये नहीं रहता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहती है। ठीक है, स्नेल नियम लागू नहीं रहता उस स्थिति में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे हमारा म्यू टू अगर, ठीक है, अगर म्यू टू म्यू वन से ज़्यादा है, ठीक है, म्यू टू म्यू वन से ज़्यादा है, मतलब ये माध्यम इससे सघन है, अर्थात माध्यम दो तो सघन है माध्यम एक के सापेक्ष। ठीक है, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन क्या है, माध्यम दो सघन है माध्यम एक के सापेक्ष। उसी प्रकार से हम लोग अगर जैसे हमारे म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू आ जाए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब माध्यम एक सघन है माध्यम दो के सापेक्ष। ठीक है, इसका मतलब है कि माध्यम एक सघन है माध्यम दो के सापेक्ष, या हम उल्टा कहें कि माध्यम दो विरल है माध्यम एक के सापेक्ष। इसमें भी इस कंडीशन में क्या होता है, देखो कंडीशन को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके, ये हमारा सिचुएशन आती है अगर म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, माध्यम एक सघन है माध्यम दो के सापेक्ष। देखो अगर हमारा म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू है, इस स्थिति में क्या होगा, माध्यम एक सघन है माध्यम दो के सापेक्ष। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि माध्यम दो विरल है माध्यम एक के सापेक्ष। ठीक है, अगर म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू है तो माध्यम वन सघन है और माध्यम दो विरल माध्यम है। ठीक है, माध्यम एक सघन माध्यम है, इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है।
ठीक है। अगर ये हमारे पास कंडीशन है कि इसकी बजाय हमारे पास ये कंडीशन है कि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, इसका मतलब माध्यम दो सघन है माध्यम एक के सापेक्ष, या इसका हम लोग उल्टा कहेंगे कि माध्यम एक विरल है। ठीक है, माध्यम एक विरल है, यहाँ पे लिख देता मैं विरल। ठीक है, तो माध्यम एक विरल है, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाएगी तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। ठीक है, ये हमारी दोनों कंडीशन होती है। अब इन दोनों कंडीशनों को हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं। जैसे हम यहाँ रखेंगे तो इस कंडीशन को रखेंगे तो हम ये मानेंगे कि प्रकाश की किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अगर इस कंडीशन को हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, अब हम लोग जो कंडीशन है कंडीशन नंबर एक अप्लाई करके देखते कि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। ठीक है, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। ठीक है, ये हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थात प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अब हम लोग इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करने से पहले देखो यहाँ से ही देख लेते हैं कि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, या हम लोग इसको लिखेंगे दोनों तरफ हम लोग म्यू1 का भाग देंगे तो म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1 आ जाएगा, इट्स ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ओके, ये हमारी कंडीशन आ गई है। अब इसको क्या है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में रखने पे क्या आएगा हमारा चूँकि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1 है समीकरण 1 के अनुसार। चूँकि ये क्वांटिटी है हमारी एक से अधिक है तो ये क्वांटिटी भी एक से अधिक आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे दोनों को, तो हमारे पास साइन आई डिवाइड बाई साइन आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको हम लोग दोनों तरफ साइन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारे पास साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, ये हमारे पास में एक कंडीशन आती है। ये हमने पहले भी ड्रॉ की थी। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे हमारा मतलब साइन की वैल्यू, साइन का ग्राफ हम लोग ऐसे डिजाइन किए, ये 0 से 1 है। ठीक है, y इक्वल जैसे हम x इक्वल टू साइन थीटा ऐसे डिजाइन कर देते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग थीटा माने तो 0 से इसकी वैल्यू ऐसे हमारे पास बढ़ती है फिर ऐसी बढ़ती है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू 90 डिग्री पे आएगी। ठीक है, ये हमारी पाई पे आएगी, ये हमारी पाई का मतलब 180 डिग्री पे, ये हमारे 270 पे आएगी और ये हमारे 360 डिग्री पे आएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव में -1 है, यहाँ पे ये +1 है। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या होगा ग्राफ, जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाता है इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है 90 डिग्री तक, उसके बाद इसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इससे हम मान सकते हैं कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा बड़ा साइन वाला जो एंगल है वो ज़्यादा होगा हमारा। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास निकल के आती है। ये कंडीशन कब निकल के आती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। ठीक है, तो देखो जब I इज ग्रेटर देन R है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग I की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अभिलंब है हमारा, जैसे n है
आई की वैल्यू कब बढ़ेगी, तो प्रकाश की किरण, ये जो बिंदु ए है, जैसे जैसे इस दोनों माध्यम को पृथक करने वाली सतह की ओर आएगा तो आई की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ती जाती है हमारी। तो जैसे जैसे हमारी आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर ये ज़्यादा, तो वैसे वैसे हमारा आर की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब आर है वो इस डायरेक्शन में कम होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग इसको अभिलंब से, ये आपतन किरण अभिलंब से दूर आपतित करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ग्रेटर एंगल पे आपतित करते हैं, वैसे वैसे ये अभिलंब के पास आती जाती है। तो इस कंडीशन में देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये आर की जो ये अपवर्तित किरण है ये हमारा अभिलंब की ओर आती जाती है। ठीक है, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये होता है कि जैसे ये आपतित हो, ये जो दोनों माध्यम को पृथक करने वाली सतह है उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जो कि नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि जो हमारी प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो हमारा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अपवर्तित किरण अवलंब की अपवर्तित किरण अवलंब की ओर आपतन कोण में वृद्धि के साथ झुकती जाती है। ठीक है, अतः इस स्थिति में ठीक है, कौन सी स्थिति में कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 में प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन ड्रॉ की है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा आपतन कोण में वृद्धि होती जाती है, इस कोण में जैसे जैसे वृद्धि कब होगी, ये अवलंब से दूर की ओर थोड़ा अपतन होगा, इधर की तरफ साइड में, ये बिंदु इधर जैसे जैसे यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा ये अवलंब के पास झुकती जाती है और ज़्यादा झुकती जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। अब हम लोग दूसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी बच गई है, वो है हमारी μ1 इज ग्रेटर देन μ2, अर्थात माध्यम एक सघन है, माध्यम दो के सापेक्ष है, माध्यम दो विरल, अर्थात प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो अब हम लोग इस कंडीशन को देखते कि ये कंडीशन क्या है। हम लोग वो जो ग्राफ था, डायग्राम था हमारा कच्चा, उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये माध्यम एक है μ1, ये माध्यम दो है, इसका पटना μ2 है। ठीक है, यहाँ ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा आई है, ये हमारा आर है, ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये कोई एम प्राइम दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास जो दूसरी कंडीशन रह गई वो थी, तो सेकंड नंबर की कंडीशन है हमारे पास में, वो क्या कंडीशन है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ठीक है, अर्थात प्रकाश किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, अब हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। इस कंडीशन में देखो क्या होगा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि दोनों ओर हम लोग μ2 का भाग देते हैं। क्या हम लोग दोनों ओर μ1 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास आता है μ1 डिवाइड बाई μ1 ग्रेटर देन μ2 डिवाइड बाई μ1। ठीक है, दोनों ओर μ1 का भाग दे दिया। यह हमारे पास क्या आ गया, 1 इज ग्रेटर देन μ2 डिवाइड बाई μ1। ओके, क्या हमारे पास आएगा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि μ2 डिवाइड बाई μ1 इज लेस देन 1। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, स्नेल लॉ है, स्नेल लॉ, स्नेल लॉ नियम, तो स्नेल का नियम है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1। इसमें रखने पे, ठीक है, में रखने पे इस नियम में रखते हैं इसको, अर्थात अगर हमारा μ2 डिवाइड बाई μ1 एक से कम है, इसका मतलब है कि हमारा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर भी एक से कम होगा। ठीक है, क्या होगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1 इज लेस देन 1। जब ये एक से कम है तो इसका मतलब ये भी एक से कम होगा। साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज लेस देन 1। ठीक है, या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन आई इज लेस देन साइन आर। अभी हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारी साइन जो है कोण की वैल्यू जो साइन के अंदर होता है, साइन ऑफ एंगल है, उसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारे इसकी साइन आई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी या घट। जैसे हमारे पास में x इक्वल टू हमने माना था साइन थीटा। ठीक है, हम लोग इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, e प्लस 1 है, e माइनस 1 है। ठीक है, ये हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 270 हो गया, ये है 180 है, ये 270 है, ये 360 है। ठीक है, तो एक से जीरो से लगा के 180 तक जैसे जैसे हमारा थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, उसमें पहले 90 डिग्री तक जाते ही हमारा साइन की वैल्यू, ये एक्स है हमारा। ठीक है, 90 डिग्री तक जाते हैं तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू +1 हो जाती है, उसके बाद फिर से घटने लगती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब से हमारी जो आपतित किरण है वो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, या तो ये 0 डिग्री पे आपतित हो सकती है अभिलंब की दिशा में, या अभिलंब से जैसे जैसे दूर जाती है तो मैक्सिमम ये जो बाउंड्री के पैरेलल अगर आपतित होती है तो ये 90 डिग्री पे ही आपतित हो सकती है। तो हमारा जो साइन आई की वैल्यू है 0 से 90 मैक्सिमम हो सकता है। उसी प्रकार से ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है ये मैक्सिमम इसकी सिधमे पर अपवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी वैल्यू यहाँ एम प्राइम तक जाएगी तो ये भी 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में एक वो आता है रिलेशन, क्या रिलेशन आता है कि साइन आई इज लेस देन साइन आर है, तो हमारा जो एंगल ऑफ आई है वो लेस देन होगा एंगल ऑफ आर से। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ आर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग इस आई की वैल्यू इससे इस आई की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, हमारी आर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या कंडीशन हमारी प्राप्त होती है, इससे जो कंडीशन प्राप्त होती है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम
में जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ऐसे ये हट जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग आई को बढ़ाएंगे हमारा आर क्या है बढ़ता जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारा आर बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी स्थिति है जब हमारा आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए? हम यहाँ से निकालते हैं उसको, देखो यहाँ से स्नेल लॉ से, स्नेल नियम से। ठीक है, स्नेल नियम से साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, अब हमारा आर माना आर इक्वल टू 90 डिग्री है, तब साइन आर इक्वल टू 1 होगा। उस स्थिति में क्या होगा, साइन आई इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू 1 होगा। कब है, जब हमारा आर इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अपवर्तित प्रकाश की किरण इस दो माध्यम एक और माध्यम दो को पृथक करने वाली सतह की पैरेलल कब जाएगी, इस कंडीशन में जाएगी। ठीक है, या हम लोग कहें कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री कब होगा, जब हमारा साइन आई इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू 1 होगा। ओके, अब चूंकि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू 1 है, हमने लिया था स्टार्टिंग में म्यू, चूंकि हमारा जो म्यू टू है वो ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे हमारा लेस देन है, म्यू वन ग्रेटर देन है। ठीक है, हमारा म्यू वन ग्रेटर देन है म्यू टू से। ठीक है, तो ये जो हमारी कंडीशन आई है कि म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन क्या होता है, ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा साइन आई होगा वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, साइन आई क्या है, लेस देन 1। अब ये कितना कम होगा ये हमारा डिपेंड करता है म्यू टू डिवाइड बाई म्यू 1 पे। ठीक है, ये हमारा म्यू टू डिवाइड बाई म्यू 1 पे डिपेंड करता है। अगर हमारा ये इस प्रकार से हो, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू 1 इस प्रकार से हो कि हमारा जो एंगल है आई इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, इंस्टेंट एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो उससे ज़्यादा होते ही इससे ज़्यादा होते ही हमारा क्या होगा, ये जो स्नेल लॉ है ये हमारा भंग हो जाता है। ठीक है, और इसके बराबर कौन होता है, आई इक्वल टू अगर 45 डिग्री हुआ तो क्या हुआ, हमारा जो आर है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, आर कितना होगा, 90 डिग्री। अगर हम लोग इस एंगल से अधिक कोण पे प्रकाश की किरण आपतित करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा जो प्रकाश है, जो स्नेल नियम है वो लागू नहीं रहता है, और जो प्रकाश की किरण है ये इस ही माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे सघन माध्यम में वह कोण जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो, उससे उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, और क्या होगा, क्रांतिक कोण
से अधिक कोण पर प्रकाश किरण आपतित होने पर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये अपवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको अपवर्तन नियम से डिजाइन करते हैं। तो जो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके लिए हमारे पास में जो दो कंडीशन थी हमने फर्मा के नियम से निकाली है। हमको पता है कि दो किरण कौन कौन सी है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, दूसरा आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे आई थी कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, अर्थात प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो हमारे पास में ये निकल के आता है कि एक क्रिटिकल एंगल आता है। ठीक है, जैसे एक क्रिटिकल एंगल हो गया IC। ठीक है, ये हो गया हमारा IC इक्वल टू 45 डिग्री, हमने रैंडमली ऐसे ही माना। ठीक है, तो प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, एक ऐसा कोण आएगा आपतन का, उसके लिए हमारा R कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वो R 90 डिग्री कब हो रहा है हमारा, ये हमारा IC है। ठीक है, एक क्रिटिकल एंगल है जब हमारा R 90 डिग्री होगा। अब चूंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर की ओर हट रही है, क्या कहे कि हमारा आपतन कोण से अपवर्तन कोण अधिक होगा। चूंकि R इक्वल टू 90 डिग्री के लिए हमारा IC कितना आ रहा है, IC आ रहा है। अब हम लोग जैसे ही हम लोग IC की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा R की वैल्यू बढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन R की वैल्यू जैसे ही बढ़ती है, किससे, 90 डिग्री से बढ़ती है, तो हमारा साइन आई का वैल्यू कम होने लगता है। ओके, तो साइन आई की वैल्यू कम होती है तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं रह पाता है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, प्रकाश की किरण इस माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम में वो आई है। तो उसको जो सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है कि सघन माध्यम में वह कोण जिस पे प्रकाश की किरण आपतित होने पर अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो उसे क्रांतिक आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रांतिक है, क्रांतिक आपतन कोण कहते हैं। हाँ, सही लिखा है, उस